अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेवी ब्रास स्फीयर इज हंग फ्रॉम अ वेटलेस इन इलास्टिक स्प्रिंग एज अ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी। तो बात हो रही है किसी स्प्रिंग पेंडुलम की, और स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। एम मास सस्पेंडेड और के स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी किसी स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। यही यदि बात हो रही होती सिंपल पेंडुलम की, तब टाइम पीरियड क्या होता, वो होता 2 पाई रूट एल बाई जी। तो स्प्रिंग पेंडुलम है, इस बात पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे बोला है, when the sphere is immersed in a non-viscous liquid of density 1/10 that of brass, it will act as a simple pendulum of period। तो जब इसको इमर्स कर देंगे किसी नॉन विस्कस लिक्विड में, तो मास डज नॉट चेंज, जो चेंज होता है वो है वेट, क्योंकि इफेक्टिवली जी चेंज हो जाता है। आपको याद आया होगा कि नया जी, न्यू वैल्यू ऑफ जी होता है जी इंटू 1 - डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो जी के चेंज होने से वेट चेंज हो जाएगा, मास डज नॉट चेंज। तो एम क्योंकि कांस्टेंट रहा, के भी कांस्टेंट रहेगा, तो इन दोनों के कांस्टेंट होने से टाइम पीरियड अनचेंज रहेगा। यानी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ए। पर एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। स्प्रिंग पेंडुलम की बात हो रही होगी तो लिक्विड में इमर्स करने के बाद टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, और यदि सिंपल पेंडुलम की बात हो रही होगी तो जी चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट एस। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जब y है तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हैं। हमको चाहिए एम्पलीट्यूड, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर लेंगे। तो जब डिस्प्लेसमेंट y है तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट y पर कितनी होगी, तो वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और इसमें से हम ए को कैलकुलेट कर लेंगे, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और इसलिए टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें से हमको y फाइंड आउट करना है, तो वाई स्क्वायर होगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमको मिलेगा प्लस माइनस ए बाय रूट 2। यानी ये है वो डिस्प्लेसमेंट जब दोनों एनर्जीज इक्वल होती हैं। आंसर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves along x-axis with a potential energy represented by ux is equals to a plus bx square, where a and b are positive constants. Its initial velocity v naught is 0 when x is 0. It will execute a simple harmonic motion with a frequency determined by the value of। तो हमको दी है पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, u दिया हुआ है हमको a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और बोला है यदि ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, बी अलोन, ए एन बी, बी एन एम, ए बी एन एम। तो आपको याद लाना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए F इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस डी डी एक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है तो एक टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन नहीं भूलना है, बी बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये होगा 2x। तो f इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 2bx, f इक्वल्स टू माइनस 2bx। अब क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन, यानी मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब फोर्स के इस इक्वेशन को
सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे या कंपेयर कर देंगे। तो इसमें से दिखाई पड़ रहा है कि एम ओमेगा स्क्वायर यह है 2b के बराबर, और इसलिए ओमेगा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर रूट 2b अपॉन m। इसका मतलब ओमेगा डिपेंड करता है m पर, मास ऑफ द पार्टिकल, और कांस्टेंट b पर, m and b, and so answer C is correct. A simple pendulum with bob of mass m and conducting wire of length L swings under gravity through an angle theta. The Earth's magnetic field component in the direction perpendicular to swing is B. Maximum potential difference induced across the pendulum is। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ गया होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा BVL के बराबर। B वो मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई है, इसलिए यहाँ आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। हमको चाहिए होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। एल है लेंथ उस कंडक्टिंग वायर की, बॉब का मास है m, और एम्पलीट्यूड दे रखा है थीटा। ये उसकी मीन पोजीशन है a, और हम जानते हैं मीन पोजीशन में ही होती है वेलोसिटी मैक्सिमम। तो हमको v मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके पहले ये लेंथ AC फाइंड करते हैं। तो यदि OB है L या एंगल थीटा है, तो OC की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी L cos थीटा, क्योंकि यह बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos थीटा। और OA यह है L, तो AC की लेंथ हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। कितनी हो जाएगी, ये यहाँ मैं लिखता हूँ इसको AC को, तो AC इज इक्वल टू होगा L माइनस L cos थीटा, और इसमें से L कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास में AC का वैल्यू। अब लगाएंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में ये स्विंग हो रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से जब ये बॉब एम्पलीट्यूड पर होगा B पर, तब उसके पास एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर, और जब वो मीन पोजीशन यानी A में होगा, तब उसके पास होगी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ से हमको v की वैल्यू मिल जाएगी, तो v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो v मैक्सिमम हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gh के बराबर, अंडर रूट 2gh, 2gh, और h से मतलब है AC का ये वैल्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है यहाँ, वो है 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसमें से 2 बाहर कर लेते हैं, और बचता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। इसके अलावा क्या बचेगा, तो इसके अलावा बचेगा सिर्फ G और L, यानी स्क्वायर रूट GL, ये स्क्वायर रूट के अंदर। तो फिर E मैक्सिमम यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे BVL। तो V की ये वैल्यू यहाँ डाल देनी है, V मैक्सिमम, तो ये है 2 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट GL, ये आ रहा है। उसके अलावा एक L और आएगा, एक L और आएगा, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2PL साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इंटू GL रेज्ड टू दी पावर हाफ। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन A इज करेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude of 2 centimeter.
When the particle is at 1 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in seconds is. तो हमसे बोला है कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1 सेंटीमीटर, तब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर है। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जब डिस्प्लेसमेंट है x, उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स मैग्नीट्यूड में। ओमेगा एक कैंसल आउट होता है, तो इस रिलेशन से हमको ओमेगा फाइंड आउट करना है और फिर टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ये 2 स्क्वायर, एक्स इज 1 स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मीटर में, क्योंकि वो जो मल्टीप्लायर होगा वो दोनों RHS LHS से कैंसल आउट हो जाएगा। तो इतना ही सिर्फ आपको लिखना है। तो ओमेगा इंटू एक्स इज 1, ये कितना होगा 4 माइनस 1 रूट 3, यानी ओमेगा कितना आ गया अंडर रूट 3 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में। तब टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा। तो बस यहाँ ओमेगा रूट 3 सब्सटीट्यूट कर लेना है, तो सेकंड में हमको आंसर मिल जाएगा 2 पाई अपॉन रूट 3, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय y is equals to a cos omega t plus pi by 4. Its speed will be maximum at time. तो y दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करने से हमको वेलोसिटी मिलेगी और उसका फिर मैग्नीट्यूड होगा स्पीड के बराबर। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, d dt ऑफ y, मतलब ही a cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगी वेलोसिटी। ये तो आपको शायद रटा ही होगा, ये होगा माइनस a ओमेगा और यहाँ आएगा साइन, साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 4, ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। ये है वेलोसिटी, और बात हो रही है मैक्सिमम वेलोसिटी की या मैक्सिमम स्पीड की। तो v कब मैक्सिमम होगा, तो a ओमेगा तो कांस्टेंट्स हैं, v मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 मैक्सिमम हो, मतलब 1 हो। इसका मतलब ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 ये हो पाई बाय 2 के बराबर। तो बस यहाँ से हमको वो इंस्टेंट ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 मतलब 90 और पाई बाय 4 मतलब 45, यानी पाई बाय 4 ही यहाँ बचेगा। और ओमेगा की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या हमको ये टी चाहिए तो ये टी मिल गया है, यहाँ से टी बराबर हो गया पाई अपॉन 4 ओमेगा के बराबर, पाई अपॉन 4 ओमेगा। तो ये है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जब स्पीड मैक्सिमम होगी, पाई अपॉन 4 पाई। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मैं फिर से आपको बताता हूँ, हमको दी हुई थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हमसे पूछा था मैक्सिमम स्पीड, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हमको मिलेगी वेलोसिटी, ये माइनस साइन छोड़ देंगे तो स्पीड की बात हो जाएगी। और v कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, मतलब साइन थीटा जब 1 के बराबर हो। और ये कब होगा 1, जब एंगल 90 डिग्री होगा, यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2। सॉल्व करेंगे तो हमको वो इंस्टेंट ऑफ टाइम मिल जाएगा, पाई अपॉन 4 ओमेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम executing simple harmonic motion with an amplitude of 0.3 meter and time period pi by 5 second. The maximum value of force acting on the particle is, तो हमको दे रखा है ओमेगा। ओमेगा कैसे दे रखा है, ओमेगा क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो हमको टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका मतलब ओमेगा इज गिवन 2 पाई अपॉन टी। टी कितना है, वो है पाई बाय 5, यानी 10 रेडियन पर सेकेंड, ये है ओमेगा की वैल्यू। और फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। क्या आप जानते हैं एसएचएम में
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, मतलब एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना, एम्पलीट्यूड पर जब पार्टिकल होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा। और फोर्स का क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। मास दे रखा है हमको 5 ग्राम, यानी 5/1000 या 5 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर वो 100 हो जाएगा और एम्पलीट्यूड दे रखा है हमको 0.3 मीटर। बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमको मैक्सिमम फोर्स न्यूटन में मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना हुआ? 0.3, एक जीरो हटा दें, ये हुआ 30 इंटू 5 150, 150 इंटू 10⁻³ यानी ये हुआ 0.15 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। तो ये एक्ट कब करेगा? जब पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर होगा। अगला क्वेश्चन, a simple pendulum has a time period t1 when on the earth's surface and t2 when taken to a height 2r above the earth's surface, where r is the radius of the earth. The value of t1 upon t2 is, तो t1 लिखते हैं पहले। t1 कितना होगा? तो ये होगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। l उस पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ और यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब उसे अर्थ सरफेस से 2r हाइट पर ले जाएंगे तब g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? g की वैल्यू हम मान लेते हैं g डैश है, तो t2 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश। l तो चेंज नहीं होगा, g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी हमको चाहिए t1 अपॉन t2। t1 अपॉन t2 तो सिर्फ वो g पर डिपेंड करेगा, तो आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट g डैश मतलब ही g की नई वैल्यू 2r हाइट पर अपॉन सरफेस पर की वैल्यू। यानी हमको g डैश फाइंड करना है। g डैश कैसे आएगा? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू होती है gm अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब 2r हाइट पर gm तो चेंज नहीं होगा, r चेंज हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी होगी? r प्लस एच होल स्क्वायर, और h कितना है? वो है 2r, यानी होगा 3r होल स्क्वायर, यानी 9r स्क्वायर। 9r स्क्वायर ये होगी नई वैल्यू। और gm अपॉन आर स्क्वायर यदि g है तो g डैश होगा g बाय 9, यानी g की नई वैल्यू होगी g बाय 9। बस वो वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है। g डैश इज g बाय 9 इंटू g, g कैंसल आउट, 1 अपॉन रूट 9 विच इज 3, तो 1 बाय 3 is our answer, and so option B is correct. अगला क्वेश्चन, two identical springs, each of spring constant K, are connected first in series and then in parallel. A mass m is suspended from them. The ratio of frequencies of vertical oscillations will be. तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है स्प्रिंग पेंडुलम के लिए? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, ये टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हमसे फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा हुआ है। फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, के बाई एम। अब मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो दोनों बार एक ही सस्पेंड हुआ है, मतलब मास कांस्टेंट है, 1 बाय 2 पाई भी कांस्टेंट होगा, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। अब के सीरीज कितना होगा? सीरीज में के की वैल्यू कितनी होती है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस पर ध्यान देंगे। के बी सी रीलोडेड रिकॉल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, के मतलब स्प्रिंग्स, बी से है मतलब मेरा बल्ब्स, बल्ब्स की पावर, और सी मतलब कैपेसिटेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस और एल मतलब इंडक्टेंस। तो के बी सी यानी इन तीनों केसेस में जब स्प्रिंग्स के या बल्ब्स के या कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं
तब फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, और रेजिस्टेंस और इंडक्टर के फॉर्मूले एक जैसे हैं। जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्मूले इसमें लगते हैं। मतलब स्प्रिंग्स इन सीरीज यदि होगा तो वो क्या होगा, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 एंड सो ऑन, और पैरेलल में होंगी स्प्रिंग्स तो K1 प्लस K2। यदि याद आ जाता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दो स्प्रिंग्स जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं K, सीरीज में जब कनेक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट K होगा K बाय 2 के बराबर, और पैरेलल में ये कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में ये 2K के बराबर हो जाएगा। हमको चाहिए फ्रीक्वेंसीज का रेशो, फ्रीक्वेंसी जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया अपॉन फ्रीक्वेंसी जब ये पैरेलल में कनेक्ट की गई स्प्रिंग्स। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा K बाई 2 सीरीज में, और पैरेलल में कितना है वो 2K, K कैंसल आउट, 1 बाय रूट 4, यानी ये हो जाएगा 1 बाय 2 के बराबर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए एज शोन if m and l represent the mass of the bob and length of pendulum, the gain in kinetic energy at b। तो आप देख रहे हैं पार्टिकल को किस तरह रखा हुआ है, बॉब को 90 डिग्री पर, मतलब हॉरिजॉन्टल। हमसे पूछ रहे हैं जब वो पोजीशन बी में होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। इसके लिए हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले हम फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं ये कितनी है लेंथ, इसको यदि ओ बोले तो ये लेंथ ओ बी कितनी है, ये है एल, और ओ ए यदि मैं आपसे पूछता हूँ कितना है तो क्या बोलेंगे उसे, वो होगा एल कॉस 30, मतलब एल रूट 3/2 के बराबर। और यहाँ पर वो बॉब आएगा, जब वो मीन पोजीशन में होगा तो यहाँ होगा, और यदि आपसे पूछें कि ये ए सी की वैल्यू कितनी है तो ये कितनी आप बोलेंगे उसे, तो ये होगी एल माइनस एल रूट 3/2, एल कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3/2, ये है वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जब वो ए से बी तक आता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज को लिखेंगे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो ए पर था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो थी mgl के बराबर, और जब वो बी पर आया तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तब वो हो जाएगी mgl इंटू 1 माइनस रूट 3/2, ये हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब वो यहाँ था पोटेंशियल एनर्जी mgl थी क्योंकि वो एल हाइट पर था, और जब वो यहाँ आता है बी पर तो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज। तो ये हो गई नई पोटेंशियल एनर्जी, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो mgl बाहर करते हैं और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस रूट 3/2, तो 1 कैंसल आउट, तो हमको मिला mgl इंटू रूट 3/2, और यही होगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू mgl रूट 3/2, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, a particle starts simple harmonic motion from the mean position, its amplitude is a and total energy is e, at one instant its kinetic energy is 3e/4, its displacement at that instant is। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैं आपको याद दिलाता हूँ, E इज इक्वल टू होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसमें m है उस पार्टिकल का मास, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और a है एम्पलीट्यूड, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। और काइनेटिक एनर्जी जब उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से y हो तब होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कंडीशन क्या दी हुई है,
काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का है 3/4। काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तब हमको बताना है उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ई कर लेंगे, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एलएचएस में आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आरएचएस में 3/4 ए स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व कर देना है फॉर वाई। तो 3/4 ए स्क्वायर को ले जाएं एलएचएस में, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, और इसका मतलब वाई हो गया प्लस माइनस ए बाय 2 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा बी, ए बाय 2। अभी अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude of 2 centimeter. When the particle is at 1 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in seconds is. तो हमसे बोला है कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1 सेंटीमीटर, तब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर है। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जब डिस्प्लेसमेंट है x, उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स मैग्नीट्यूड में। ओमेगा एक कैंसल आउट होता है, तो इस रिलेशन से हमको ओमेगा फाइंड आउट करना है, और फिर टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ये 2 स्क्वायर, एक्स इज 1 स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मीटर में, क्योंकि वो जो मल्टीप्लायर होगा वो दोनों RHS LHS से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना ही सिर्फ आपको लिखना है। तो ओमेगा इंटू एक्स इज 1, ये कितना होगा 4 माइनस 1 रूट 3, यानी ओमेगा कितना आ गया अंडर रूट 3 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में। तब टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा। तो बस यहाँ ओमेगा रूट 3 सब्सटीट्यूट कर लेना है, तो सेकंड में हमको आंसर मिल जाएगा 2 पाई अपॉन रूट 3, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय y is equals to a cos omega t plus pi by 4. Its speed will be maximum at time. तो y दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करने से हमको वेलोसिटी मिलेगी, और उसका फिर मैग्नीट्यूड होगा स्पीड के बराबर। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, d dt ऑफ y, मतलब ही a cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगी वेलोसिटी। ये तो आपको शायद रटा ही होगा, ये होगा माइनस a ओमेगा, और यहाँ आएगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 4, ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। ये है वेलोसिटी, और बात हो रही है मैक्सिमम वेलोसिटी की या मैक्सिमम स्पीड की। तो v कब मैक्सिमम होगा, तो a ओमेगा तो कांस्टेंट्स हैं, v मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 मैक्सिमम हो, मतलब 1 हो। इसका मतलब ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 ये हो पाई बाय 2 के बराबर। तो बस यहाँ से हमको वो इंस्टेंट ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 मतलब 90, और पाई बाय 4 मतलब 45, यानी पाई बाय 4 ही यहाँ बचेगा। और ओमेगा की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या हमको ये टी चाहिए तो ये टी मिल गया है, यहाँ से टी बराबर हो गया पाई अपॉन 4 ओमेगा के बराबर, पाई अपॉन 4 ओमेगा। तो ये है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जब स्पीड मैक्सिमम होगी, पाई अपॉन 4 पाई। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मैं फिर से आपको बताता हूँ, हमको दी हुई थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हमसे पूछा था मैक्सिमम स्पीड, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हमको मिलेगी वेलोसिटी, ये माइनस साइन छोड़ देंगे तो स्पीड की बात हो जाएगी। और v कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, मतलब साइन थीटा जब 1 के बराबर हो।
और ये कब होगा 1, जब एंगल 90 डिग्री होगा, यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2। सॉल्व करेंगे तो हमको वो इंस्टेंट ऑफ टाइम मिल जाएगा, पाई अपॉन 4 ओमेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम executing simple harmonic motion with an amplitude of 0.3 meter and time period pi by 5 second. The maximum value of force acting on the particle is, तो हमको दे रखा है ओमेगा। ओमेगा कैसे दे रखा है, ओमेगा क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो हमको टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका मतलब ओमेगा इज गिवन 2 पाई अपॉन टी। टी कितना है, वो है पाई बाय 5, यानी 10 रेडियन पर सेकेंड, ये है ओमेगा की वैल्यू। और फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। क्या आप जानते हैं एसएचएम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, मतलब एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना, एम्पलीट्यूड पर जब पार्टिकल होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा। और फोर्स का क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। मास दे रखा है हमको 5 ग्राम, यानी 5 अपॉन 1000 या 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर वो 100 हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड दे रखा है हमको 0.3 मीटर। बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमको मैक्सिमम फोर्स न्यूटन में मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना हुआ, 0.3, एक जीरो हटा दें, ये हुआ 30 इंटू 5 150, 150 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3, यानी ये हुआ 0.15 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। तो ये एक्ट कब करेगा, जब पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर होगा। अगला क्वेश्चन। A simple pendulum has a time period t1 when on the Earth's surface and t2 when taken to a height 2r above the Earth's surface, where r is the radius of the Earth. The value of t1 upon t2 is, तो t1 लिखते हैं पहले। t1 कितना होगा, तो ये होगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। l उस पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ, और यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब उसे अर्थ सरफेस से 2r हाइट पर ले जाएंगे तब g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, g की वैल्यू हम मान लेते हैं g डैश है, तो t2 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी डैश। l तो चेंज नहीं होगा, g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी हमको चाहिए t1 अपॉन t2। t1 अपॉन t2 तो सिर्फ वो g पर डिपेंड करेगा, तो आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट जी डैश, मतलब ही g की नई वैल्यू 2r हाइट पर अपॉन सरफेस पर की वैल्यू। यानी हमको g डैश फाइंड करना है। g डैश कैसे आएगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू होती है gm अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब 2r हाइट पर gm तो चेंज नहीं होगा, r चेंज हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी होगी, r प्लस एच होल स्क्वायर, और h कितना है, वो है 2r, यानी होगा 3r होल स्क्वायर, यानी 9r स्क्वायर। 9r स्क्वायर ये होगी नई वैल्यू। और gm अपॉन आर स्क्वायर यदि g है तो g डैश होगा g बाय 9, यानी g की नई वैल्यू होगी g बाय 9। बस वो वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है। g डैश इज g बाय 9 इंटू जी, g कैंसल आउट, 1 अपॉन रूट 9 विच इज 3, तो 1 बाय 3 इज आवर आंसर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। Two identical springs, each of spring constant K, are connected first in series and then in parallel. A mass m is suspended from them. The ratio of frequencies of vertical oscillations will be. तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है स्प्रिंग पेंडुलम के लिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हमसे फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा हुआ है,
फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। अब मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो दोनों बार एक ही सस्पेंड हुआ है, मतलब मास कांस्टेंट है, 1/2 पाई भी कांस्टेंट होगा, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। अब के सीरीज कितना होगा, सीरीज में के की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस पर ध्यान देंगे। के बी सी रीलोडेड रिकॉल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, के मतलब स्प्रिंग्स, बी से है मतलब मेरा बल्ब्स, बल्ब्स की पावर, और सी मतलब कैपेसिटेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस और एल मतलब इंडक्टेंस। तो के बी सी यानी इन तीनों केसेस में जब स्प्रिंग्स के या बल्ब्स के या कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं तब फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, और रेजिस्टेंस और इंडक्टर के फॉर्मूले एक जैसे हैं। जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, R1 + R2 + R3, और पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्मूले इसमें लगते हैं। मतलब स्प्रिंग्स इन सीरीज यदि होगा तो वो क्या होगा, 1/K1 + 1/K2 एंड सो ऑन, और पैरेलल में होंगी स्प्रिंग्स तो K1 + K2। यदि याद आ जाता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दो स्प्रिंग्स जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं के, सीरीज में जब कनेक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट के होगा K/2 के बराबर, और पैरेलल में ये कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में ये 2K के बराबर हो जाएगा। हमको चाहिए फ्रीक्वेंसीज का ऑसिलेशंस, हमको चाहिए फ्रीक्वेंसीज का रेशो, फ्रीक्वेंसी जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया अपॉन फ्रीक्वेंसी जब ये पैरेलल में कनेक्ट की गई स्प्रिंग्स। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा K/2 सीरीज में, और पैरेलल में कितना है वो 2K, के कैंसल आउट, 1/√4, यानी ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। A simple pendulum is released from A as shown. If M and L represent the mass of the bob and length of pendulum, the gain in kinetic energy at B. तो आप देख रहे हैं पार्टिकल को किस तरह रखा हुआ है, बॉब को 90 डिग्री पर, मतलब हॉरिजॉन्टल। हमसे पूछ रहे हैं जब वो पोजीशन बी में होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। इसके लिए हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले हम फाइंड करते हैं ये कितनी है लेंथ, इसको यदि ओ बोले तो ये लेंथ ओ बी कितनी है, ये है एल, और ओ ए यदि मैं आपसे पूछता हूँ कितना है तो क्या बोलेंगे उसे, वो होगा L cos 30, मतलब L√3/2 के बराबर। और यहाँ पर वो बॉब आएगा, जब वो मीन पोजीशन में होगा तो यहाँ होगा, और यदि आपसे पूछें कि ये AC की वैल्यू कितनी है तो ये कितनी आप बोलेंगे उसे, तो ये होगी L-L√3/2, L कॉमन, ये हो जाएगा 1 - √3/2, ये है वैल्यू ऑफ AC। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जब वो ए से बी तक आता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज को लिखेंगे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो ए पर था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो थी mgl के बराबर, और जब वो बी पर आया तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तब वो हो जाएगी mgl इंटू 1 - √3/2, ये हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब वो यहाँ था पोटेंशियल एनर्जी mgl थी क्योंकि वो L हाइट पर था, और जब वो यहाँ आता है बी पर तो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज। तो ये हो गई नई पोटेंशियल एनर्जी, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो mgl बाहर करते हैं और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 - 1 + √3/2, तो 1 कैंसल आउट, तो हमको मिला
mg l इंटू √3/2 और यही होगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू mgl √3/2 एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। A particle executes simple harmonic motion with a time period of 16 seconds. At time t is equals to 2 seconds, the particle crosses the mean position while at t is equals to 4 seconds, its velocity is 4 meter per second. The amplitude of motion in meter is। तो पहले स्टेटमेंट में कहा है कि t is equals to 2 सेकेंड पर वो पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट है 0। तो डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और t की जगह 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, y की जगह 0, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एपॉक मिल जाएगा, फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। तो y 0 डाल दिया इज इक्वल टू a साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी गिवन है 16 के बराबर इंटू 2 प्लस 5। तो ये a तो 0 हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 बनेगा, ये साइन पाई बाय 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर हमको 5 की वैल्यू मिल गई माइनस पाई बाय 4 के बराबर। तो ये हमको एपॉक मिला। तो हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसी लिखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, ये होगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। और अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको मिलेगी वेलोसिटी। तो v हो जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। अब दूसरे स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड जब टाइम हो रहा है 4 सेकेंड के बराबर। वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो v सब्सटीट्यूट करते हैं, 4 इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, ओमेगा लिखेंगे हम 2 पाई अपॉन 16 इंटू कॉस, फिर से यहाँ 2 पाई अपॉन कैपिटल T इज 16, स्मॉल t इज 4 माइनस पाई बाय 4 और ये कितना हो जाएगा फिर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। हमको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 2 पाई बाय 16 इंटू यहाँ आ जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से a सब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस साइन छोड़ा जा सकता है। तो a बराबर हो जाएगा 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया है 8 बार, तो हुआ 32 रूट 2 अपॉन पाई के बराबर और ये आंसर आएगा मीटर में एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल इज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं टी और एल में कैसा रिलेशनशिप होता है, टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। क्योंकि फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, उसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल सकते हैं। तो टी और एल में ये रिलेशनशिप है, स्क्वेयरिंग कर दें तो टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो रूट एल और टी में यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, और टी स्क्वायर और एल इनके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, इफ अ स्प्रिंग हैज टाइम पीरियड t and is cut into n equal parts then the time period of each part will be। तो स्प्रिंग पेंडुलम की बात हो रही है। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, और m है मास सस्पेंडेड, k है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F बाई एल यानी फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ, F अपॉन एक्स भी इसको बोल सकते हैं। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, जब स्ट्रिंग या स्प्रिंग की बात होती है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से हम
फाइंड कर सकते हैं, वाई ए अपॉन एल के बराबर। वाई इज यंग्स मॉडुलस, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज लेंथ। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? तो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू होता है F, मतलब वेट सस्पेंडेड, इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू चेंज इन लेंथ। अब यहाँ ध्यान से आप देखें, F अपॉन स्मॉल l अपीयर हो रहा है, इसको abstract कर लेंगे तो हमको k का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो k इज इक्वल टू एफ बाई एल इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल। तो किसी स्ट्रिंग या किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो एक पार्ट का, एक इंडिविजुअल पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। कटिंग ऑफ स्प्रिंग में y चेंज नहीं होगा क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगी लेंथ। और लेंथ यदि 1/n हो गई है तो k हो जाएगा n k के बराबर, यानी हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा n k। अब हमको टाइम पीरियड्स को कंपेयर करना है। पहले टाइम पीरियड था t और अब नया टाइम पीरियड मान लो है t डैश। तो t डैश अपॉन t ये होगा अंडर रूट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये k से, तो यहाँ आएगा पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ही k, और यहाँ आएगा k डैश मतलब n k कैंसिल आउट, तो t डैश हमको मिलेगा t अपॉन रूट n, मतलब नया टाइम पीरियड t अपॉन रूट n हो जाएगा। एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। In a simple harmonic oscillator at the mean position, kinetic energy is minimum, potential energy is maximum. Both kinetic potential energies are maximum. Kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. Both kinetic potential energies are minimum. मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। y इज डिस्प्लेसमेंट, तो मीन पोजीशन में y होगा 0 और y के 0 होने से काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर यानी मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब पार्टिकल होगा मीन पोजीशन में, तब वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। y 0 डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। A child swinging on a swing in sitting position stands up, then the time period of the swing will। तो ये चाइल्ड बॉब का रोल प्ले करेगा। हम जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी होता है। l इफेक्टिव लेंथ है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इफेक्टिव लेंथ मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सी जी तक की डिस्टेंस। जब वो चाइल्ड खड़ा हो जाएगा, व्हेन ही स्टैंड्स अप, तब क्या होगा? सी जी ऊपर चली जाएगी। उस बॉय की सी जी ऊपर जाने से क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी, और इफेक्टिव लेंथ के कम होने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। और टाइम पीरियड कम हो गया, इसका मतलब वो जो स्विंग है वो फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। टाइम पीरियड विल बी lesser than the initial, will decrease, and so option B is correct। अगला क्वेश्चन करेंगे। मास कैपिटल M is suspended from a spring of negligible mass, the spring is pulled a little and then released so that the mass executes SHM of time period capital T। If the mass is increased by small m, the time period becomes 5t by 3। The ratio of small m upon capital M is। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्प्रिंग पेंडुलम के लिए अंडर रूट m बाई के, यानी टाइम पीरियड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, क्योंकि k तो कांस्टेंट बना रहेगा। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। हमको चाहिए है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये रेशो। तो T2 अपॉन T1, T2 मतलब नया टाइम पीरियड अपॉन पुराना टाइम पीरियड। तो इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट न्यू मास। और नया मास कितना है, पहले कैपिटल M सस्पेंड किया था और उसके बाद स्मॉल m से उसे इंक्रीज कर दिया है, यह है न्यू मास। और पहले कितना मास सस्पेंडेड था, कैपिटल M। और टाइम पीरियड्स में क्या हमको रिलेशन दिया हुआ है, पहले था टाइम पीरियड T और नया टाइम पीरियड T2, वो हो गया है 5t/3 के बराबर। तो T कैंसिल आउट हो जाएगा और अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग करने पर कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू होगा 25 अपॉन 9। हमको चाहिए है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इस m से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को कैपिटल M से डिवाइड किया तो 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू 25/9। देयरफॉर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू 25/9 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 16/9 के बराबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। Two particles A and B of equal masses are suspended from two massless springs of spring constants K1 and K2 respectively. If the maximum velocities during oscillations are equal, the ratio of amplitudes of A and B is। तो दो SHMs की बात हो रही है। हम जानते हैं स्प्रिंग ऑसिलेशंस के लिए ओमेगा होता है अंडर रूट k/m के बराबर, और मैक्सिमम वेलोसिटी वो होती है a ओमेगा, v मैक्सिमम इज a ओमेगा। और हमसे बोला हुआ है कि ड्यूरिंग ऑसिलेशंस दो पार्टिकल्स जो ऑसिलेट हो रहे हैं उनके ऑसिलेशंस में मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल हैं, तो हमको रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स बताना है। तो क्या करेंगे, a1 ओमेगा 1, ये मैक्सिमम वेलोसिटी पहले पार्टिकल की, और दूसरे पार्टिकल के लिए a2 ओमेगा 2। और a1 ओमेगा 1 को क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 को लिखेंगे k1 अपॉन m का स्क्वायर रूट। दोनों बार मास जो सस्पेंड किया है वो इक्वल है बोला हुआ है, इसलिए यहाँ m ले लिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, a2 स्क्वायर रूट k2/m। हमको a1/a2 चाहिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट k2 अपॉन k1 के बराबर, k2 अपॉन k1। तो आसान सवाल था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम executing simple harmonic motion is increased by 21%. The percentage increase in the time period। तो ये बात हो रही है लेंथ और टाइम पीरियड के बीच की। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। हमको फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस 1 इंटू 100%। तो ये हमको फाइंड करना है। अब इस रिलेशन को देखकर T2 अपॉन T1 कितना होगा, T1 मतलब पहले का टाइम पीरियड और T2 मतलब बाद का टाइम पीरियड। तो ये होगा अंडर रूट L2 अपॉन L1। अब L1 यदि हम 100 सपोज कर लें तो L2 कितना होगा, तो 21% इंक्रीज किया है लेंथ में, तो ये होगा 121, नीचे आएगा 100। इसका मतलब ये हुआ 11/10, और ये 11/10 यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11/10 माइनस 1 इंटू 100%। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हुआ 1/10, सॉल्व करने पर ये आता है 10% के बराबर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन
The potential energy, the kinetic energy and total energy are measured as function of displacement x. Which of the following statements is true? पहले स्टेटमेंट में कहा है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज जीरो। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। मीन पोजीशन पर यानी x इक्वल्स टू जीरो पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगले स्टेटमेंट में कहा है टोटल एनर्जी इज जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। ये फॉल्स है क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। सी में बोला है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम। तो एक्स के मैक्सिमम होने पर यानी एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, यानी ये भी रॉन्ग है। और डी में बोला है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज जीरो। तो एक्स बराबर जीरो पर यानी डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स simple harmonic motion in water with time period t, while the period of oscillation of the bob is t naught in air. Neglecting frictional force of water and given that density of bob is 4 by 3 into 1000 kg per meter cube, what relationship between t and t naught is true? इसके पहले भी हमने बात की थी कि इफेक्टिवली g की वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम किसी बॉब को लिक्विड में इमर्स करवा के और ऑसिलेट करवाते हैं, तब वेट चेंज होता है। इन अदर वर्ड्स जी की वैल्यू चेंज हो जाती है और नई वैल्यू जी की होती है जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो यहाँ बोला हुआ है 1000 मतलब वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो दे रखा है 4/3 इंटू 1000। तो 1000 कैंसिल आउट होगा, 4/3 रेसिप्रोकेट होकर ये हो जाएगा 3/4, यानी ये हुआ g/4। तो ये है वैल्यू लिक्विड में g की। तो लिक्विड का टाइम पीरियड क्या बोला हमसे t, तो t इज इक्वल टू होगा 2π√L अपॉन g/4। यहाँ आएगा इफेक्टिव लेंथ और यहाँ g/4। तो ये कितना हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, रेसिप्रोकेट होगा ये, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2π√L/g। तो ये है लिक्विड में टाइम पीरियड। और 2π√L/g ये क्या होगा, ये एयर में, यानी t इज इक्वल टू हो गया 2t0 के बराबर। एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स simple harmonic motion with a period t1 while the corresponding period for the another spring is t2 if the period of oscillation with the two springs in series is t, then। तो तीन टाइम पीरियड्स की बात हो रही है। हम मान लेते हैं जो मास सस्पेंडेड है वो है स्मॉल m, पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। तो t1 कितना होगा, t1 हो जाएगा 2π√m/k1, मास जो सस्पेंड किया अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट k1। और इसमें से फाइंड कर लेते हैं t1 स्क्वायर, जिसकी हमको आगे ज़रूरत होगी। तो t1 स्क्वायर हो जाएगा 4π² m अपॉन k1, दिस इज t1 स्क्वायर। अब t2 फाइंड करते हैं, t2 कितना होगा 2π√m अपॉन k2 और इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दें, तो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4π² m अपॉन k2। t1 और t2 तब के टाइम पीरियड्स हैं जब उन स्प्रिंग्स को सेपरेटली यूज किया था। अब यदि इन दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब के सीरीज कितना होता है, इफेक्टिव के वो होगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और तब हमको टाइम पीरियड दे रखा है कैपिटल टी के बराबर। तो कैपिटल टी कितना होगा, सीरीज में जब उनको कनेक्ट किया है तब टाइम पीरियड होगा 2π√m अपॉन के। तो ये के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k1 k2 आएगा नीचे, ऊपर होगा k1 प्लस k2। और अब इस इक्वेशन की भी
स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको स्क्वेयरिंग करने पर? LHS में होगा टी स्क्वायर, RHS में होगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। तो अलग लिख लें पहले इसको, 4 पाई स्क्वायर एम अलग लिख देते हैं, और फिर क्या बचेगा? तो आप चाहें तो K1 K2 से डिवाइड कर दें इसे, ये कॉमन कर लिया लाइक। तो दो टर्म्स आएंगी, एक आएगा 1 अपॉन K2 और दूसरा टर्म आएगा 1 अपॉन K1, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन K2 प्लस 4 पाई स्क्वायर स्मॉल एम अपॉन K1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये कितना है? तो इक्वेशन 2 से, इस इक्वेशन 2 से आप देख रहे हैं कि ये है T2 स्क्वायर, और ये वाली टर्म ये है T1 स्क्वायर के बराबर इक्वेशन 1 से। तो क्लियरली कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, इसको पहले लिख रहा हूं मैं, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा टाइम खराब किए बगैर आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। और इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकली भी पूछ सकते थे, आपको दे देंगे T1 का वैल्यू, T2 का वैल्यू मान लो 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, और आपसे पूछेंगे जब इनको सीरीज में जोड़ा स्प्रिंग्स को तो इफेक्टिव टाइम पीरियड कितना होगा, तो वो 5 सेकेंड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाल फिलहाल ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है और उसका फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is attached to a spring of spring constant k and has a natural angular frequency omega naught. An external force Ft proportional to cos omega t, omega is not equal to omega naught is applied to the oscillator. The time displacement, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यह है डिपेंडेंस। तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ द ऑसिलेटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, इसको टाइम डिपेंडेंस आप पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं पहले, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है मान लो डिस्प्लेसमेंट। और इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस ये एम्पलीट्यूड होता है एफ नॉट बाई एम, एफ नॉट मतलब जो फोर्स लगाया गया है वो, अपॉन मास जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है उसका मास, अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यह है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, in forced oscillation of particle the amplitude is maximum for frequency omega naught of the force while the energy is maximum for the frequency omega naught of the force, then ये बात हो रही है रेजोनेंस की, और आप जानते हैं रेजोनेंस में एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों मैक्सिमम होते हैं, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स के बराबर होती है। तो एम्पलीट्यूड एनर्जी दोनों मैक्सिमम और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बराबर होगी, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों बराबर हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट।